तो ट्रांसफार्मर को हम लोग टेक्निकली समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम लोग का क्या कार्य प्रणाली है। तो हम लोग ट्रांसफार्मर के अंतर्गत जो पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत मतलब कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वह म्यूचुअल इंडक्टेंस के थ्योरी पर काम करता है और यह सिर्फ और सिर्फ एसी परिपथ में ही होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर ही काम करता है, डीसी पर नहीं। यहाँ पर ये गौर करने की बात है कि हम लोग अगर कोई डीसी इक्विपमेंट की भी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो डीसी इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट में ट्रांसफार्मर का यूज जो है वहीं पर होगा जहां एसी से डीसी को कन्वर्ट करने की जहां ज़रूरत होगी, उससे पहले ट्रांसफार्मर का यूज हो सकता है। डीसी करंट के सप्लाई में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं हो सकता है। तो हम लोग मुख्य रूप से जो काम करते हैं वह एसी के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और जब इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में जब आप जाएंगे तो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बाइंडिंग के आधार पर दो प्रकार का ट्रांसफार्मर जो है वह होता है। एक होता है प्राइमरी बाइंडिंग प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी को प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं और सेकेंडरी बाइंडिंग कहलाता है। और इसका वर्किंग जो प्रोसेस है कि वर्किंग प्रणाली क्या है, वर्किंग प्रोसीड्योर क्या है इसका, तो उसमें कोई भी ट्रांसफार्मर के हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग में एसी को कनेक्ट जब करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को जब हम करंट जोड़ते हैं तो उसमें करंट का फ्लो होता है और उसके चारों ओर अल्टरनेटिव स्वभाव का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह जनरेट हो जाता है। और सेकेंडरी बाइंडिंग के कंडक्टर जो हैं वह प्राइमरी द्वारा स्थापित मैग्नेटिक फील्ड का के मैग्नेटिक फोर्स को रेखाओं का मैग्नेटिक फोर्स जो लाइन है उसके का छेदन करता है। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी के अनुरूप ईएमएफ जो है विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र अल्टरनेटिव स्वभाव का होता है। इसीलिए सेकेंडरी के चालक बिना कोई गति किए हुए चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हैं। इस प्रकार प्राइमरी तथा सेकेंडरी में बिना कोई कनेक्शन ऑफ टच यानी कि बिना कोई कनेक्टिविटी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वह प्राइमरी से सेकेंडरी को चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। और यह जो प्रोसेस है वह ट्रांसफार्मर एक्शन कहलाता है। अर्थात यदि कोई ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बाइंडिंग को डीसी स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बाइंडिंग जल सकती है। ध्यान रखेंगे, डीसी से कभी भी इसको हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं। बाइंडिंग में इंडक्टेंस तथा इंडक्टिव रिएक्टेंस की अनुपस्थिति में इसका प्रतिरोध बहुत कम जाता है, फलतः करंट का मान उच्च हो जाता है और बाइंडिंग जल जाता है। अर्थात हम लोग किसी भी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी बाइंडिंग को डीसी से कनेक्ट नहीं करते हैं। अब है कि एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कि हम लोग कि ट्रांसफार्मर का क्या एडवांटेज है। तो कोई भी जो पुर्जा होता है ट्रांसफार्मर में एक्टिव मतलब अलग से कोई इक्विपमेंट पुर्जा जो होता है वह इसमें नहीं होता है। इसे विशेष देखभाल या बहुत ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है और एस्थेटिक प्रकार का यह उपकरण है। ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, एफिशिएंसी जो है वह 90 से 98% तक होती है, जबकि कोई अलग से अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की दक्षता की बात की जाए तो वह काफ़ी कम है। यह
ट्रांसफार्मर जो होता है वो हाई वोल्टेज पर भी सामान्य रूप से काम कर सकता है, जबकि कोई अलग से जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वह हाई वोल्टेज पे काम करने में उसे खतरा है। ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को घटाने का कार्य अत्यंत ही अल्प विद्युत शक्ति खपत करके सरलता से संपन्न किया जाता है, जबकि डीसी पर वोल्टता को घटाने के लिए प्रतिरोधक प्रयोग किए जाते हैं जो पर्याप्त मात्रा में विद्युत शक्ति को खपत करते हैं। यानी कि ट्रांसफार्मर से जो हम एनर्जी को अधिक वोल्ट से कम वोल्ट पर लाते हैं उसमें हमारा वेस्टेज जो है एनर्जी का वह बहुत कम होता है। परंतु अगर डीसी का हम लोग ट्रांसमिशन करें तो डीसी में हम लोग क्या करते हैं कि उसको कम करने के लिए, वोल्टेज को कम करने के लिए रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, और रेजिस्टेंस का यूज़ करने से इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो है वह बढ़ जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यह मेरिट है, लाभ है, जिससे कि हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ट्रांसमिट कर पाते हैं। दूसरा एक और है कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन डीसी प्रणाली के मुकाबले में बहुत सस्ता है, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसके पारेषण में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को यह ट्रांसफार्मर जो है वह सुगमता से पूरा कर देता है, जबकि डीसी प्रणाली में कार्य किए गए बूस्टर, मोटर, जनित्र सेट प्रयोग करने पड़ते हैं जो पर्याप्त खर्चीला होता है। यानी कि हम लोग लो एक्सपेंस के लिए भी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो डिफरेंट टाइप से जब हम क्लासिफाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को, तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन, कोर की संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कूलिंग सिस्टम, यानी कि शीतल करने की जो टेक्नोलॉजी है, टाइप्स है, उसके आधार पर। उसके बाद है कि ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कैपेसिटी, कि आउटपुट कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द कॉमर्शियल बेसिस, कि कॉमर्शियल बेसिस में हमारा क्या ट्रांसफार्मर का यूज है, कॉमर्शियल कौन सस्ता है, महंगा है, किसका यूटिलाइज आसान है। और उसके बाद है कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी कि स्थापना स्थल के आधार पर भी हम ट्रांसफार्मर को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आउटपुट वोल्टता के आधार पर जो हम ट्रांसफार्मर को क्लासिफाइड करते हैं वह दो प्रकार से करते हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसका यूज आप जानते हैं कि पावर जनरेशन में होता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसका यूज पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। ये दो प्रकार का ट्रांसफार्मर जो है वह ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज के आधार पर हम लोग ये दो प्रकार का करते हैं। उसके बाद है कि क्रोड के संरचना के आधार पर, तो इसके आधार पर हम लोग तीन प्रकार के ट्रांसफार्मर को देखते हैं। पहला है कि क्रोड टाइप्स ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। तीनों के संरचना में अंतर होते हैं और तीनों का फंक्शन अलग अलग इक्विपमेंट, जब हम लोग अलग अलग मशीन बनाते हैं तो वहाँ अलग अलग होता है। जैसे कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें एल शेप का स्टैंपिंग्स को दो सेट प्रयोग करके आयताकार कोर हम लोग तैयार कर लेते हैं, और इसमें कोर को के भुजाओं को प्राइमरी बाइंडिंग तथा सेकेंडरी बाइंडिंग स्थापित कर लेते हैं। कोर में केबल
एक चुंबकीय मार्ग स्थापित होता है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो है वह उच्च वोल्टेज को निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने के लिए हम लोग प्रयोग इसका करते हैं। उसके बाद है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आई आकृति का स्टैंपिंग्स प्रयोग हम लोग करते हैं। यह दोहरी आयताकार कोर होता है। इसको हम लोग दोहरी आयताकार में तैयार कर लेते हैं और इस कोर की मध्य भुजा पर प्राइमरी बाइंडिंग तथा उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग स्थापित कर देते हैं। क्रोड जो होता है उसमें दो समांतर चुंबकीय मार्ग स्थापित होते हैं। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई में वोल्टेज स्टेप अप तथा स्टेप डाउन में प्रयोग किया जाता है। यानी कि सिंगल फेज हम लोग सप्लाई अगर करेंगे तो उसी में हम इसका यूज कर लेंगे, एक ही ट्रांसफार्मर से स्टेप अप को भी और स्टेप डाउन को भी। तीसरा है कि बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक विशेष प्रकार का रोड तैयार किया जाता है जो बैरी आकार का होता है और इसमें कई आयताकार फ्रेम इस प्रकार लगाए जाते हैं कि सभी फ्रेमों की एक भुजा मुख्य क्रोड के मध्य भाग से गुजरे। मुख्य क्रोड पर प्राइमरी बाइंडिंग तथा उसके ऊपर सेकेंडरी बाइंडिंग को हम लोग स्थापित करते हैं। तो ये दूसरा है, मतलब हम तीनों कोर टाइप से जो क्लासिफाइड किए थे उस आधार पे हम लोग समझ चुके हैं। यह ट्रांसफार्मर जो होता है अन्य ट्रांसफार्मर के तुलना में शीतल होता है, कोल्ड होता है। इस प्रकार का ट्रांसफार्मर का हम लोग जो उपयोग है वह पावर इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर अधिक पावर इफिशियंसी वाले होते हैं और इसका प्रयोग हम लोग विशेष प्रकार के कार्यों में करते हैं। उसके बाद है फेजेस के आधार पर। तो फेजेस के आधार पे आप जानते ही हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी बाइंडिंग रहेगा और एक सेकेंडरी बाइंडिंग रहेगा और उससे एक इनपुट एक आउटपुट हम लोग निकाल लेंगे। इस प्रकार का बाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर है वो डोमेस्टिक हम लोग जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं। ये 250 वोल्टेज तक कार्य करता है और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में से हम लोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेडियो रिसीवर, टीवी, इन्वर्टर आदि में हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर में 3 प्राइमरी बाइंडिंग और 3 सेकेंडरी बाइंडिंग होता है तथा यह प्रायः सेल प्रकार का क्रोड पर बनाया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई 11,000 वोल्टेज एसी को 66, 110, 132 और 220 और 440 केवी यानी कि 440,000 किलो वोल्ट तक का स्टेप अप करने में प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत वितरण प्रणाली में भी 11,000 केवी से 4,400 वोल्ट के जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें भी थ्री फेज ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि थ्री फेज और सिंगल फेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि कोल्ड के आधार पे कूलिंग सिस्टम कैसे हम लोग करते हैं, उस आधार से भी हम लोग क्लासिफाइड करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो पहला है कि नेचुरल जो कोई कोल्ड हो जाए ट्रांसफार्मर, दूसरा है ऑयल के यूज से, तीसरा है वाटर के यूज से, चौथा है एयर के यूज से। तो इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं, अब जैसे नेचुरल जो ट्रांसफार्मर होता है 15 kVA का 15,000 किलो वोल्ट 15,000 किलो वोल्ट जो होता है 15 kVA का, वह
ट्रांसफार्मर जो होता है उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा अधिक होता है और यह नेचुरल जो हवा है नेचुरली जो है इसका बहुत बड़ा वाइड एरिया होता है, जिसके कारण यह वायु से प्राकृतिक प्रवाह से ये आसानी से खुद ही ठंडा हो जाता है। इसमें इसके अतिरिक्त क्रोड में तथा खोल में आवश्यक संख्या में वायु का हम लोग मार्ग स्थापित कर देते हैं, जिससे कि यह ट्रांसफार्मर नेचुरली ठंडा हो जाए। दूसरा है ऑयल कोल्ड के ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कोल्ड जो ट्रांसफार्मर होता है वह नेचुरली ऑयल कूलिंग होता है और दूसरा होता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग और नेचुरली ऑयल कूलिंग जो होता है वह दोनों अलग अलग प्रकार है। जैसे हम लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करते हैं कि इसमें एक टैंक बनाते हैं और टैंक में हम लोग ऑयल भर देते हैं और बाइंडिंग तथा क्रोड तेल में डूबा हुआ रहता है। तेल बाइंडिंग को ठंडा रखता है तथा साथ ही बाइंडिंग के लिए एक अतिरिक्त औचालक यानी कि नॉन कंडक्टर आवरण का भी यह कार्य करता है। क्रोड तथा बाइंडिंग में पैदा हुए उष्मा तेल द्वारा शोषित कर लिया जाता है और टैंक की बॉडी तथा पाइपों के माध्यम में वायु में फैल जाती है। कुछ ट्रांसफार्मर में टैंक की दीवारें नालीदार लौह शीट की बनाई जाती है, जिससे कि बाइंडिंग आदि में पैदा हुई उष्मा सुगमता से वायु में फैल सके। पैदा हुई उष्मा से तेल हल्का हो जाता है और ऊपरी तल पर पहुंच जाता है। वहां से वह ठंडा होने के लिए पाइपों में चला जाता है और पाइपों से पुनः टैंक की तली तक में पहुंच जाता है। इस प्रकार तेल स्वतः ही टैंक के नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो जाता है, नीचे की ओर गतिमान रहता है और यह शीतलन क्रिया करते रहता है। ट्रांसफार्मर टैंक में तेल का स्तर पाइपों के मुंह से ऊंचा रखा जाता है, जिससे कि शीतलन प्रक्रिया जारी रहे। समय समय पर जब ट्रांसफार्मर में ऑयल अगर कम जाता है या ऑयल की क्वालिटी जब घट जाती है तो उसे हम लोग समय समय पर चेंज करते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर जो 11,000 से जो हमारा 440 भी है या फिर जितने भी 3 फेज ट्रांसफार्मर हैं जो छोटे आकार में हैं और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होते हैं, वहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। उसके बाद है ऑयल ब्लास्ट शीतलन। इस विधि में ट्रांसफार्मर टैंक के साथ एक रेडिएटर टैंक भी जुड़ा हुआ होता है। रेडिएटर में एक वायु पंप की सहायता से वायु प्रवाह के द्वारा तेल को ठंडा करते हैं। ठंडा किया गया तेल रेडिएटर टैंक में पुनः मुख्य टैंक से पहुंचा दिया जाता है। यह सारा कार्य 2 पंपों की सहायता से संपन्न होता है। इस शीतलन विधि का प्रयोग 500 kVA से अधिक दक्ष क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं, जो हम लोग पावर जनरेशन में जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं या बड़े बड़े पावर हाउस में यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस तरह के ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग ऑयल को भी कूल्ड करने के लिए एयर से हम लोग लगातार ऑयल को कूल करते हैं और उस विधि से हम लोग अपने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने में कामयाब होते हैं। अब है शीतलन जल के द्वारा हम लोग वाटर से कैसे ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। तो वाटर से ट्रांसफार्मर को जो ठंडा करने की विधि है वह बहुत ही नेचुरल है, आसान तरीका है। इस प्रणाली में ट्रांसफार्मर बाइंडिंग तथा क्रोड को तेल में डुबाकर रखा जाता है और साथ ही उन्हें टैंक के ऊपरी भाग में से एक छल्लेदार जल पाइप से गुजारा जाता है। जल पाइप में एक ओर से ठंडा जल प्रवेश करता है जो ट्रांसफार्मर की ऊष्मा को अवशोषित करता है और दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। 500 kVA से अधिक दक्ष क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में यह अपनाया जाता है।
इस विधि में इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाता है कि तेल का दबाव जल के दबाव से अधिक रहे, जिससे कि जल तेल में मिश्रित न हो सके और उनके अचालकत्व यानी कि इंसुलेशन नष्ट न हो सके। तो आज मैं आपको जो ट्रांसफार्मर के बारे में बताया हूँ, उसके बाद है एयर प्रेशर के आधार पर फोर्स एयर कोल्ड ट्रांसफार्मर। तो यह शुष्क शीतलन प्रणाली है और इस प्रणाली के ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उससे वायु प्रवाह कर पर्याप्त मार्ग उपलब्ध उसको कराया जाए, जिससे एक ब्लोअर प्रकार के पंखे के ठंडी वायु देकर के ट्रांसफार्मर के नीचे की ओर वह प्रवेश करती है, जो ट्रांसफार्मर में पैदा हुई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और वायु मार्गों से बाहर निकल जाती है। जहां जल की कमी हो वहां यह प्रणाली अधिक ही उपयोगी होती है। उसके बाद है आउटपुट दक्षता के आधार पर। तो आउटपुट दक्षता के आधार पर दो प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में उसका स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों जो है वह पूरा किया जा सकता है। ऑटोमेटिक ढंग से उसे स्टेप अप भी किया जा सकता है, स्टेप डाउन भी किया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि एसी वगैरह या हाईली जो इक्विपमेंट है उसमें हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का भी यूज़ करते हैं। जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके और हम लोग जब वोल्टेज कम हो तो उसको बढ़ा लें और जब वोल्टेज कम हो तो बढ़ाएं और अधिक हो तो उसको घटा लें। इसका यूज क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर और जो मोशन कंट्रोल करने का जो युक्ति है एवं बूस्टर, इस सब में भी हम लोग करते हैं। और इसका लाभ है कि एक ही बाइंडिंग से इसमें काम चल जाता है, बाइंडिंग का भी बचत होता है। तो ये और इसका डिमेरिट जो है वह है कि सेकेंडरी बाइंडिंग पृथक न बनाए जाने के कारण इसके उपयोग पर आधारित उपकरण एवं यंत्र मरम्मत करते समय कारीगर को विद्युत झटका भी कभी कभी देता है। तो ये इसका डिमेरिट भी है। तो इस तरह से हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया है और आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बुक में आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जिसमें करंट टाइप ट्रांसफार्मर है और दूसरा है वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर। तो करंट टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि करंट को लो से अप करते हैं और मतलब करंट टाइप जो सीटी होता है यह एक वोल्टेज स्टेप अप अर्थात धारा स्टेप डाउन हो, यानी कि इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर छोटा ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में केवल 1-2 लपेटन होता है अथवा एक सीधा एवं मोटा तार होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार के अनेक लपेटनों से बनाया जाता है। इस प्रकार से प्राइमरी परिपथ में 100 से 200 एम्पीयर विद्युत धारा को केवल 1-2 एम्पीयर विद्युत धारा में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसे सेकेंडरी से संयोजित कर 0 से 5 एम्पीयर की धारा नाप लिया जाता है। अमीटर का स्केल 0 से 150 एम्पीयर माप सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर अंकित कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका अमीटर जो करंट ट्रांसफार्मर हो गया। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर में यूज करते हैं। यह एक वोल्टेज अपचायक प्रकार का छोटा ट्रांसफार्मर होता है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग में पतला तार होता है तथा बहुत सारा लपेटा हुआ होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग में एक मोटा तार केवल 1 से 2 लपेटा होता है। इस प्रकार प्राइमरी परिपथ में
11,000 से 22,000 वोल्ट तक को केवल 50 से 100 वोल्ट के बीच अपचायक किया जाता है और उसे सेकेंडरी से संयोजित कर 0 से 100 वोल्ट मीटर के द्वारा नाप लिया जाता है। वोल्ट मीटर का स्केल 0 से 25,000 वोल्ट माप सीमा के लिए अनुपातिक आधार पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद है क्लिप ऑन टेस्टर या स्प्लिट कोर टेस्टर। ये दो प्रकार का जो टेस्टर है, सिंगल फेज और 3 फेज में चालू लाइन पर विद्युत धारा मापन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें खोली बंद की जा सकने वाली एक चुंबकीय क्रोड होती है जिसमें लाइन के तार को फंसा लिया जाता है और यह क्रोड प्राइमरी का कार्य करती है और क्रोड पर स्थापित सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। तो आप उसे पृष्ठ संख्या 409 अरिहंत के बुक से भी आप देख सकते हैं। अगर एशियन में भी हैं तो एशियन में आप 371, 72, 73 में आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप ट्रांसफार्मर को समझ रहे हैं। इसके बाद जो है आपका जो ट्रांसफार्मर है कॉमर्शियल बेसिस